10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। टाइटैनिक का ये सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक के लिए था। इसमें लगभग 2200 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 900 क्रू मेंबर्स होते हैं। इन सवार यात्रियों में आम नागरिकों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स तक मौजूद होते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर के लिए पैसेंजर्स, पब्लिक और मीडिया में काफी एक्साइटमेंट था। टाइटैनिक बिना कोई यात्रा किए अपने कंस्ट्रक्शन के वक्त से ही इतना मशहूर हो चुका था कि उसकी विशालता और सुंदरता को देखने के लिए सी पोर्ट के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक के पहले सफर के आगाज को देखने के लिए वहां उमड़ आए थे। लोगों ने टाइटैनिक के बारे में जितना सुना और अखबारों में पढ़ रखा था, वो सामने से देखने में उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर और भव्य था। ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और करीब 53 मीटर ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई 10 फ्लोर की बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। टाइटैनिक जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लगता था, उससे कहीं ज्यादा आलीशान वो अंदर से था। यह अंदर से इस कदर लग्जूरियस था कि इसके आगे अच्छे 5 स्टार होटल्स भी फेल थे। इसमें स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां और ऑर्नेट वुड की चौखटें थी। इसके अलावा 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, एक जिम, 4 बड़े रेस्टोरेंट्स, एक लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 2 बार्बर शॉप और न जाने किन सुविधाओं से ये जहाज भरा हुआ होता है। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स इसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाते थे। इसे इस तरह से बनाया गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता था। इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे बहुत मजबूत और सुरक्षित बनाता था। दरअसल सफर के वक्त शिप का निचला हिस्सा लगातार समुद्र के पानी में रहता है। ऐसे में उसका किसी भी अंदरूनी चट्टान या अन्य किसी चीज से टकराने का खतरा रहता है। इसलिए टाइटैनिक के केस में अगर शिप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरता और उसका निचला हिस्सा इंपैक्ट होता, तो ऐसे में डबल बॉटम हल होने की वजह से उसका दूसरा हल उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी था। टाइटैनिक का दूसरा सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर यह था कि उसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। यानी अगर किसी टकराव की वजह से किसी एक कंपार्टमेंट में सुराग हो जाता और उसमें पानी भर जाता, तब भी वो पानी किसी और कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता था। यह सेफ्टी फीचर बाकी सभी कंपार्टमेंट्स को सुरक्षित रखते हुए शिप को डूबने से बचाने में सक्षम था। टाइटैनिक को इस तरह से तैयार किया गया था कि उसके 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी क्षतिग्रस्त होकर पानी से भर जाते, तब भी टाइटैनिक नहीं डूब सकता था। द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे मजबूत टाइटैनिक नॉर्दर्न आयरलैंड की बेलफास्ट सिटी में हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। इसको बनाने में 3000 वर्कर्स ने लगातार 3 सालों तक काम किया था, जिसमें $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। इसकी बनावट और मजबूती पर व्हाइट स्टार लाइन को इस कदर भरोसा था कि उन्होंने इसे अनसिंकेबल शिप का नाम दिया था, यानी ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता। लेकिन टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी टाइटैनिक में सवार हजारों लोग और टाइटैनिक के पहले सफर को देखने के लिए खड़े लाखों लोगों की भीड़ को कहाँ अंदाजा था कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत जहाज का ये पहला और आखिरी सफर होने वाला है। उस वक्त किसे पता था कि ये आलीशान जहाज इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी ट्रेजेडी बनकर रह जाएगा जिसे सैकड़ों साल बाद भी लोग भुला नहीं पाएंगे। The Titanic was a new breed of luxury liner. It was the largest ship yet built. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The Titanic sank into the depths of the North Atlantic Ocean. After it struck an iceberg, more than 1,500 lost their lives. Hundreds of passengers and crew witnessed the tragedy and lived to tell the tale. A big ship like that could sink. How did you escape? In the last lifeboat. The propellers were right out of water, the rudder was right out, and I could see the bottom. And then gradually she glided away, and that was that. That was the last of the Titanic. 2 अप्रैल 1912 को एक बहुत छोटे से सी ट्रायल के बाद टाइटैनिक को 10 अप्रैल 1912 की दोपहर को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया जाता है, जिसकी कमांड 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी। कैप्टन स्मिथ को व्हाइट स्टार लाइन की तरफ से सख्त आदेश थे कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर 17 अप्रैल की सुबह तक न्यूयॉर्क पहुंचना है। इस तरह कंपनी टाइटैनिक को लेकर एक मिसाल कायम करना चाहती थी कि टाइटैनिक न केवल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जहाज है, बल्कि वो रफ्तार के मामले में भी दुनिया के बाकी जहाजों से आगे है।
कैप्टन स्मिथ व्हाइट स्टार लाइन के सबसे भरोसेमंद कप्तानों में से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन के 32 साल इस कंपनी के लिए काम किया था। इसलिए कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने शिप को 23 से 24 नॉट्स की रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे टाइटैनिक अपने पहले स्टॉपेज फ्रांस के शरबर्ग पर रुकता है, जहां 274 पैसेंजर्स न्यूयॉर्क जाने के लिए सवार होते हैं। शरबर्ग से निकलने के बाद टाइटैनिक अगले दिन 11 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे आयरलैंड के क्वींसटाउन में ठहरता है, जहां से उसमें 123 लोग और सवार होते हैं। इसके बाद टाइटैनिक को सीधे न्यूयॉर्क में रुकना था, इसलिए शिप अपनी फुल स्पीड के साथ न्यूयॉर्क की डायरेक्शन में चलने लगता है। टाइटैनिक के अंदर हर तरफ चहल पहल थी, लोगों में खुशी का माहौल था और सभी टाइटैनिक के पहले सफर का भरपूर मजा ले रहे थे। लोगों ने इस सफर के लिए उस समय के हिसाब से अच्छी खासी रकम का भुगतान किया था। जहां टाइटैनिक के 3rd क्लास की टिकट का दाम 7 पाउंड और 2nd क्लास की टिकट का दाम 13 पाउंड था, तो वही उसकी 1st क्लास की टिकट 30 पाउंड की थी, जो आज के हिसाब से करीब 4 लाख रुपए होते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा रिच लोगों के लिए 1st क्लास पार्लर स्वीट की भी सुविधा थी, जिसमें 2 बड़े बेडरूम, 2 वॉक इन वार्डरोब्स, एक प्राइवेट बाथरूम और एक बड़े से सिटिंग रूम के साथ साथ कई स्पेशल फैसिलिटीज थी। इस पार्लर स्वीट की टिकट 870 पाउंड की थी, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। एक और जहां पैसेंजर्स अपनी यात्रा का लुत्फ ले रहे होते हैं, तो वही शिप में सवार क्रू मेंबर्स अपने काम में लगे हुए थे, जिनमें ज्यादातर का काम अमीर और 1st क्लास पैसेंजर्स की खातिरदारी करना था। 17 अप्रैल की सुबह तक न्यूयॉर्क पहुंचने की डेडलाइन के कारण कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को फुल स्पीड से चला रखा था। शिप की स्पीड बेशक तेज थी, लेकिन कैप्टन और उनकी टीम की ओर से हर पहलू पर बहुत बारीकी से ध्यान रखा जा रहा था। यही वजह थी कि जहाज को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नदर्न ट्रैक की जगह सदर्न ट्रैक से ले जाया जा रहा था, जबकि नदर्न ट्रैक एक शॉर्ट रूट था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जनवरी से अगस्त तक के महीनों में नदर्न ट्रैक के एरिया में मौसम काफी खराब रहता है और वहां आइसबर्ग की बड़ी बड़ी चट्टानें भी मौजूद होती है। इसलिए टकराव के खतरे को मद्देनजर रखते हुए नदर्न के सीधे रास्ते को छोड़कर सदर्न रूट के थोड़े लंबे रास्ते को चुना गया था। उस दौरान शिप में मौजूद रहते हुए आइसबर्ग या किसी भी तूफानी खतरे को जानने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इसी वजह से जहाज के सामने उसके अगले पोर्शन में ऊंचाई पर एक क्रूज नेस्ट होता था, जिसे लुकआउट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस जगह पर हमेशा 1 से 2 लोगों को रखा जाता था, जो दूरबीन के जरिए समुद्र में दूर तक निगरानी रखते और जहाज के रास्ते में किसी बर्फीली चट्टान या फिर किसी तूफान से कैप्टन को आगाह करते। उस वक्त टाइटैनिक में ये काम फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनॉल्ड ली ने संभाला होता है, लेकिन उनके साथ परेशानी ये होती है कि उन्हें बिना दूरबीन के ही आगे आने वाले खतरों पर नजर रखनी पड़ रही थी। दरअसल टाइटैनिक के एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को ऐन मौके पर किसी और शिप में शिफ्ट कर दिया गया था, जिस वजह से डेविड ब्लेयर ने जब टाइटैनिक को छोड़ा तो वो गलती से अपने उस लॉकर की चाबी भी साथ ले गए, जिसमें टाइटैनिक की दूरबीन भी थी। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि डेविड द्वारा की गई एक छोटी सी गलती टाइटैनिक के डूबने का कारण बन सकती है। ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उस दौरान सभी शिप्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए चलना पड़ता था। वायरलेस रेडियो के जरिए जहाजों के बीच मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते थे, जिसमें आगे वाला जहाज पीछे वाले जहाज को रास्ते में पड़ने वाले सभी खतरों से आगाह करता। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाजों के साथ संपर्क में बने हुए थे। समुद्र के पानी को चीरते हुए टाइटैनिक जब लगभग अपने आधे रास्ते पर पहुंच गया, तब इसे 12 अप्रैल 1912 को एक फ्रेंच ओशन लाइनर ला टूरेन से रास्ते में आइसबर्ग होने की फर्स्ट वार्निंग मिलती है। इस वार्निंग मैसेज को जैक फिलिप्स कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस वार्निंग को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती और शिप की रफ्तार को कम नहीं किया जाता है। टाइटैनिक अपनी रफ्तार से ही चलता रहता है। उसके अंदर चारों ओर जश्न का माहौल था और पैसेंजर्स अपनी धुन में खोए हुए थे। क्रू अपने काम में लगा हुआ था और कैप्टन स्मिथ तय वक्त पर न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए उम्मीद से भरे हुए थे। जहाज के ऊपर सब ठीक था, क्योंकि 150 से ज्यादा फायरमैन जहाज के निचले हिस्से में कड़ी मेहनत से काम कर रहे थे और उनके द्वारा लगातार कोयले को भर भर के भट्टियों में डाला जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था और टाइटैनिक अपने पहले सफर के 4 दिन बिना किसी अड़चन के पूरे कर चुका था। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल का दिन शुरू होता है, टाइटैनिक को एक के बाद एक टोटल 7 आइसबर्ग वार्निंग्स रिसीव होती है, जिनमें आगे बर्फ की चट्टानों के होने का खतरा बताया जाता है। यूं तो समुद्र के उस हिस्से में आइसबर्ग का होना साधारण बात थी, लेकिन एक साथ इतनी वार्निंग्स ने वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स को चिंता में डाल दिया
उनकी चिंता का कारण जहाज की रफ्तार थी। ये टाइटैनिक का पहला सफर था और ऐसे में उसका इतनी स्पीड से आइसबर्ग के एरिया से गुजरना काफी जोखिम भरा काम था। फिलिप्स ने जरा भी समय गवाए बिना एक के बाद एक सभी वार्निंग्स के बारे में कैप्टन स्मिथ को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि कैप्टन ने इन सभी चेतावनियों के बावजूद शिप की स्पीड को जरा भी कम नहीं किया। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें भी मौजूद था। माना जाता है कि कैप्टन ने जब आइसबर्ग वार्निंग्स के बारे में ब्रूस को बताया और जहाज की रफ्तार को कम करने की बात कही तो ब्रूस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ब्रूस नहीं चाहता था कि आइसबर्ग वार्निंग्स की वजह से जहाज की स्पीड कम की जाए और इस तरह जहाज अपने निर्धारित समय से न्यूयॉर्क लेट पहुंचे। हालांकि इतनी आइसबर्ग वार्निंग्स को कंसीडर करते हुए कैप्टन स्मिथ ने 14 अप्रैल की शाम 5:50 पर टाइटैनिक के रूट को थोड़ा साउथ की तरफ जरूर मोड़ दिया था, लेकिन स्पीड को जरा भी कम नहीं किया था। तेज रफ्तार से चलता हुआ टाइटैनिक अब रात के अंधेरे में दाखिल हो चुका था। दुर्भाग्य से उस रात चांद भी नहीं निकला हुआ था, जिस वजह से समुद्र में चारों तरफ अंधेरा पसरा होता है। इतनी कम विजिबिलिटी में क्रोज नेस्ट में तैनात फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली को बिना दूरबीन के दूर का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके लिए केवल यही मुश्किल नहीं थी, बल्कि हड्डी जमा देने वाली ठंड ने उनकी परेशानी को और बढ़ा रखा था। कपकपाती ठंड और सर्द हवाओं की वजह से उन दोनों की आंखों से पानी बह रहा था और उनके लिए अंधेरे समुद्र में कुछ भी क्लियरली देख पाना मुश्किल हो रहा था। 14 अप्रैल की रात 10:55 पर टाइटैनिक को वायरलेस के जरिए 9th एंड फाइनल वार्निंग मिलती है। ये चेतावनी उस वक्त टाइटैनिक को SS कैलिफोर्नियन शिप की ओर से वायरलेस ऑपरेटर सैरिल इवांस द्वारा दी गई थी। दोनों जहाज उस समय चंद किलोमीटर की ही दूरी पर थे, जिस वजह से टाइटैनिक के जैक फिलिप्स को जब वायरलेस रिसीव हुआ तो उनके कानों में बहुत तेज की आवाज गूंजी। फिलिप्स बार बार की वार्निंग्स के मिलने और उन पर कोई एक्शन ना लिए जाने से पहले ही तंग आ चुके थे और अब इस तरह SS कैलिफोर्नियन की ओर से मिली वार्निंग से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिलिप्स ने इवांस को भला बुरा कहकर कनेक्शन कट कर दिया और पैसेंजर्स के मैसेजेस भेजने के काम में फिर से लग गए। फिलिप्स ने कैलिफोर्नियन शिप द्वारा मिली जानकारी को भी ब्रिज क्रू से साझा नहीं किया, जिसमें उन्हें बताया गया था कि बहुत ज्यादा बर्फ की पहाड़ियां होने की वजह से कैलिफोर्नियन शिप आगे सफर नहीं करेगा और रात वहीं रुककर गुजारेगा। फिलिप्स को कहां पता था कि अगर ये बात कैप्टन को बता दी जाती और टाइटैनिक भी अगर कैलिफोर्नियन शिप की तरह रात को उस जगह रुक जाता तो शायद टाइटैनिक डूबता ही नहीं और इतिहास में टाइटैनिक का जिक्र उसकी तबाही के लिए नहीं बल्कि उसकी कामयाबी के लिए होता। लास्ट वार्निंग के करीब 35 मिनट बाद रात के 11:30 बजे टाइटैनिक जब घनघोर अंधेरे में पानी को तेजी से चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, तब क्रोज नेस्ट में मौजूद फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली टकटकी लगाए जहाज के सामने आने वाली सभी अड़चनों पर नजर बनाए हुए थे। कम रोशनी, खुली जगह और तेज ठंडी हवाओं में बिना दूरबीन के दूर की चीजों को देखना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी 9 मिनट बाद रात के 11:39 पर फ्रेडरिक को जहाज के सामने एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान दिखती है जो करीब 400 फीट लंबी और 100 फीट तक ऊंची थी। यह बर्फ की चट्टान साइज में किसी फुटबॉल ग्राउंड के बराबर की थी। उसे देखते ही फ्रेडरिक ने बिना देर किए फौरन घंटे को 3 बार बजाया और तुरंत टेलीफोन करके 6th ऑफिसर जेम्स पॉल मूडी को बताया कि जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। फ्रेडरिक इसके आगे कुछ कह पाता कि तब तक पॉल मूडी ने सारी बात 1st ऑफिसर विलियम मर्डॉक को बता दी, जिसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ गया। विलियम के ऑर्डर पर फौरन जहाज को रोकने के लिए इंजन्स को फुल स्पीड के साथ रिवर्स में चालू कर दिया गया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ा जाने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इतने कम टाइम में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी उसको रोका नहीं जा सकता था। इसके अलावा जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में उसे पूरी तरह से मोड़ पाना पॉसिबल नहीं था। इस सिचुएशन में टाइटैनिक की खूबियां ही उसकी सबसे बड़ी खामियां बन चुकी थी। क्रू की बहुत कोशिशों के बाद टाइटैनिक को काफी हद तक आइसबर्ग से बचाते हुए लेफ्ट में मोड़ा जा चुका था, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक की आगे की साइड का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। ये टकराव इतनी तेज था कि इसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को हिला कर रख दिया। ऐसे में टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आ सका, क्योंकि ये टकराव सामने से नहीं बल्कि साइड से हुआ था और साइड में केवल सिंगल लेयर ही लगी थी। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने जब नुकसान का जायजा किया तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके हैं और इनमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। यह सुनकर कैप्टन स्मिथ के होश उड़ जाते हैं,
क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस टाइटैनिक को अनसिंकेबल बताया जा रहा था वह बस कुछ ही देर में समुद्र के अंदर डूबने वाला था। थॉमस एंड्रूज ने कैप्टन को बताया कि उनके पास केवल 1 से 2 घंटे का ही समय है, उसके बाद जहाज पानी के अंदर समा जाएगा। आइसबर्ग के टकराने से चैन की नींद सो रहे लोग एकदम से उठ जाते हैं। टकराव हुए अब तक 20 मिनट हो चुके थे। हर कोई टाइटैनिक में तेजी के साथ पानी को भरता हुआ देख घबराया होता है। अनसिंकेबल टाइटैनिक को लेकर सभी के अंदर अब कहीं न कहीं एक आशंका थी कि टाइटैनिक किसी भी पल समुद्र में समा सकता है। ऐसे में रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का आदेश देते हैं ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने के लिए आ सके। अब तक जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी पूरी तरह से भर गया था और पानी अब डेक पर से बहकर बाकी जगह भी घुसने लगता है। इस दौरान क्रू की ओर से पंप्स के जरिए कंपार्टमेंट से पानी को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन टकराव के केवल 45 मिनट के अंदर टाइटैनिक में 13,500 लॉन्ग टन पानी घुस चुका था, जबकि टाइटैनिक के सभी बॉलोस्ट और बिल्च पंप्स की कैपेसिटी हर घंटे केवल 1700 लॉन्ग टन पानी को निकालने की ही थी। जहाज के अंदर पानी जिस तेजी से भर रहा था उसे पंप के द्वारा निकाल पाना इम्पॉसिबल हो गया था। ये सच जानते हुए भी क्रू अपनी तरफ से पानी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक और जहां फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में जुटे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर पैसेंजर्स को बचाने के लिए लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारा जाने लगा। यह बदकिस्मती ही थी कि दुनिया के सबसे बड़े और महंगे जहाज टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जिनमें से कुछ लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 65 लोगों की थी तो कुछ लाइफ बोट्स की क्षमता केवल 40 लोगों की ही थी। इस तरह इन 20 लाइफ बोट्स के जरिए लगभग 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रात के 12:20 पर जैक फिलिप की लगातार कोशिशों के बाद टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल कार्पेथिया शिप को मिलता है। कार्पेथिया शिप पर मौजूद क्रू अपनी ड्यूटी से उस वक्त बस फ्री होने ही वाला था और अगर डिस्ट्रेस सिग्नल में चंद मिनट की देरी और होती तो शायद कार्पेथिया शिप भी डूबते टाइटैनिक की पुकार नहीं सुन पाता। कार्पेथिया को जैसे ही टाइटैनिक की हालत का पता चला, फौरन उसका डायरेक्शन टाइटैनिक की दिशा में मोड़ दिया गया। कार्पेथिया टाइटैनिक की मदद के लिए निकल तो गया था, लेकिन सवाल यह था कि क्या वो सही वक्त पर वहां तक पहुंच सकता था, क्योंकि इस वक्त तक कार्पेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था और इस दूरी को तय करने में अगर जहाज अपनी फुल स्पीड में भी चलता तब भी उसे 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता। पर टाइटैनिक के पास इतना वक्त बचा ही नहीं था, इसलिए टाइटैनिक का क्रू अभी भी अर्जेंट हेल्प के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था। जहां फिलिप्स अभी भी लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जा रहा था, तो वही कुछ क्रू मेंबर्स द्वारा आसमान में डिस्ट्रेस रॉकेट्स को छोड़ा जा रहा था, जिससे आसपास मौजूद जहाज उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन दुर्भाग्य से टाइटैनिक की मदद के लिए किसी और जहाज से कांटेक्ट नहीं हो पाता। इस दौरान रात के 12:45 पर पहली लाइफ बोट को समुद्र में उतार दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटी तो 65 लोगों की थी, लेकिन हड़बड़ी और अफरा तफरी के चलते उसमें केवल 27 लोगों को ही बिठाया जा सका। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले बच्चों और महिलाओं को प्रेफरेंस दी गई और उन्हें बिठाकर हर कुछ मिनट पर एक के बाद एक कई लाइफ बोट्स को उतारा गया, लेकिन लापरवाही की वजह से शुरुआत की कई बोट्स को बिना पूरा भरे ही जहाज से उतार दिया गया था। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भर रहा था, वैसे वैसे वो आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में धंसता चला जा रहा था। जहाज का झुकाव जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में जगह बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ लोगों की हड़बड़ाहट इस कदर थी कि उन्होंने जहाज से उतरती हुई बोट में छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को बचाने में खास प्रायोरिटी दी जा रही थी और सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना थर्ड क्लास पैसेंजर्स को करना पड़ रहा था। रात के करीब 2 बजे जब जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया तो उसके बाद भी जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग बचे हुए थे। जहाज पर अब एक भी लाइफ बोट मौजूद नहीं थी और बार बार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने और आसमान में रॉकेट्स दागने के बाद भी टाइटैनिक की मदद के लिए कोई भी जहाज उसके आसपास नहीं पहुंचा था। ऐसी सिचुएशन में जहाज पर मौजूद 1500 से ज्यादा लोगों में खौफ का माहौल बन चुका था। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी और हर तरफ से
बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जिन लोगों को तैरना आता था वो समुद्र में छलांग लगा रहे थे, लेकिन समुद्र में तैरकर आखिर ये लोग कब तक बच सकते थे, क्योंकि इस वक्त समुद्र भी बेरहमी दिखा रहा था। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था और इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। इसलिए कुछ लोगों ने ऐसी नाकाम कोशिश नहीं की और वो चुपचाप शिप में रहते हुए अपनों को गले लगाकर मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। टाइटैनिक में पानी बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा था और वो तेजी से समुद्र में डूबने लगता है। टाइटैनिक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी के अंदर धंस चुका था, जबकि उसका पीछे का हिस्सा पानी की सतह से काफी ऊपर हवा में उठा हुआ था। अब जहाज किसी भी पल पूरी तरह समुद्र में समा सकता था। ऐसे आखिरी वक्त में कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू से काफी इमोशनल होकर कहा कि उन्हें अपने हर क्रू मेंबर की बहादुरी पर गर्व है। सभी ने अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और अब क्रू मेंबर्स भी अपनी जान बचाने की कोशिश करें। अपने इन आखिरी शब्दों को कहकर कैप्टन स्मिथ जहाज के अंदर ही कहीं सभी की नजर से ओझल हो गए। वो इसके बाद किसी को नहीं दिखे। किसी ने बताया कि कैप्टन को पानी का बहाव खींचकर समुद्र में ले गया, तो किसी ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। रात के 2:17 पर जैक फिलिप्स लास्ट डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं। मदद के लिए आ रही इकलौती शिप कारपेथिया से अभी तक वो लगातार कांटेक्ट में थे, लेकिन अगले ही मिनट 2:18 पर टाइटैनिक में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और जहाज की इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाती है। फिलिप्स का कारपेथिया से कनेक्शन टूट चुका था और अब चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है। रात के ऐसे अंधेरे में अटलांटिक ओशन लोगों की चीखों से गूंज रहा था। लाइफ बोट में बैठे 700 लोग जहां खुद को संभालने में लगे थे, तो वही समुद्र में कूदे लोग बर्फ जैसे पानी में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। उसके अलावा शिप पर मौजूद हजारों लोगों ने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगे। ये दिल दहला देने वाला मंजर कुछ ही सेकंड्स में और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। दरअसल टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पूरी तरह से हवा में खड़ा था, जिस वजह से दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। जिसके बाद रात के 2:20 पर RMS टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक ओशन में हमेशा के लिए समा जाता है। जिस टाइटैनिक को 3 साल में बनाकर तैयार किया गया था, उसे एक आइसबर्ग से टकराकर डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे थे। अनसिंकेबल कहा जाने वाला टाइटैनिक अब डूब चुका था। जो 1500 से ज्यादा लोग टाइटैनिक पर रह गए थे, उनमें से कुछ की जान पानी में कूदने के कारण ठंडे पानी से चली गई, तो वही बाकियों को जहाज समेत समुद्र निकल गया। टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद सुबह करीब 3:30 बजे कारपेथिया शिप टाइटैनिक के डूबने वाली लोकेशन के पास पहुंचता है, लेकिन वहां उन्हें टाइटैनिक का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ लाइफ बोट्स में बचे हुए 700 से ज्यादा लोग बहुत बुरे हालातों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्हें दिखाई देती है सैकड़ों लाशें जो उस जगह पानी पर तैर रही थी। कारपेथिया देर से जरूर पहुंचा था, लेकिन लाइफ बोट्स पर मौजूद लोगों को बचाने में कामयाब रहता है। सुबह 4:10 पर पहली लाइफ बोट के लोगों को कारपेथिया शिप द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। कारपेथिया के क्रू के लिए ये टास्क इतना मुश्किल था कि उन्हें सभी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने में 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। सभी 706 लोगों को कारपेथिया पर सुरक्षित रेस्क्यू कर लेने के बाद ये शिप सुबह के करीब 8:30 बजे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। 3 से 4 दिन का सफर तय करने के बाद कारपेथिया 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:25 पर न्यूयॉर्क पहुंचता है, जहां हजारों लोग नम आंखों से उसका इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पहली इंक्वायरी 19 अप्रैल से 25 मई 1912 के बीच यूएस द्वारा की गई, जिसमें टाइटैनिक से लौटकर आए 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें से भी इंक्वायरी की गई, जो कि लाइफ बोट्स के जरिए बचे उन 706 लोगों में से एक थे। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने आइसबर्ग वार्निंग्स के बाद भी न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचकर मीडिया कवरेज के लालच में कैप्टन स्मिथ पर स्पीड को तेज रखने का दबाव बनाया था और इसी वजह से जहाज का आइसबर्ग से टकराव हुआ। ब्रूस की तरफ से इन सभी इल्जामों का खंडन किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से इस तरह का कोई भी प्रेशर कप्तान पर नहीं था। हालांकि उनके बयान के बाद भी उन्हें काफी बदनामी का सामना करना पड़ा और अगले साल 1913 में उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया।
दरअसल जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उस पर मौजूद हर इंसान को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था। ये वही SS कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी और रात को वहीं पर रुकने को लेकर टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को जानकारी दी थी। इन्वेस्टिगेशन के वक्त पता चला कि जब आइसबर्ग के खतरे के कारण कैलिफोर्नियन ने रात को वहीं रुकने का फैसला किया तो उसका वायरलेस रेडियो भी ऑफ कर दिया गया था। इस वजह से उसके क्रू को टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। हालांकि कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक से उड़ने वाले रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देख लिया था, जिसकी जानकारी कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को दे दी गई थी। लेकिन स्टैनली ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने अपने क्वार्टर में ही रहते हुए क्रू को मॉर्स लैम्प के जरिए ही टाइटैनिक को संकेत भेजने को कहा, जिसके बाद मॉर्स लैम्प के थ्रू सिग्नल्स भेजे जाने लगे। लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में धंसा हुआ था और पीछे का हिस्सा हवा में उठा था, जिस वजह से हड़बड़ी और अफरा तफरी में टाइटैनिक पर मौजूद कोई भी इंसान कैलिफोर्नियन जहाज से आ रहे मॉर्स सिग्नल्स को नहीं देख पाया। लेकिन अगर कैप्टन स्टैनली सिचुएशन को सीरियसली लेकर कोई ठोस एक्शन उठाते तो शायद इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान नहीं जाती। यूएस इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 मई से लेकर 3 जुलाई 1912 तक के बीच ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड के बिहाफ पर ब्रिटिश रैक कमिश्नर द्वारा टाइटैनिक के डिजास्टर को लेकर इंक्वायरी की जाती है। इस जांच पड़ताल की निगरानी लंदन में हाई कोर्ट के जज लॉर्ड मर्सी द्वारा की जाती है। इनके द्वारा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और टाइटैनिक के सर्वाइवर्स समेत 100 से ज्यादा लोगों से करीब 25,000 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें टाइटैनिक के बनने, उसके साउथहैम्पटन से निकलने और आइसबर्ग से टकराकर डूबने तक से जुड़ा हर छोटे से छोटा सवाल शामिल होता है। सभी डिस्क्रिप्शंस को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे 30 जुलाई 1912 को पब्लिश किया जाता है, जिसमें टाइटैनिक के हादसे के लिए आइसबर्ग से टकराने को मुख्य कारण माना जाता है। साथ ही मर्सी द्वारा कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड स्टैनली को उनके नॉन सीरियस बिहेवियर के लिए फटकार लगाई जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट में आगे ऐसी किसी दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा प्रथाओं में बदलाव किए जाने की बात भी कही जाती है। लेकिन जज लॉर्ड मर्सी द्वारा रिपोर्ट में लुकआउट्स के पास जरूरी सामानों की कमी और जहाज पर पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स न होने के लिए व्हाइट स्टार लाइन के खिलाफ एक भी बात नहीं की जाती, जिस वजह से ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड और मर्सी को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। टाइटैनिक के इस हादसे को साल दर साल गुजरते गए, लेकिन एक सवाल ने लोगों को हैरान करना नहीं छोड़ा कि जो जहाज अनसिंकेबल कहा जाता था वो आखिर कैसे एक आइसबर्ग से टकराने के कारण डूब गया। लेकिन इस सवाल का सही जवाब तभी पता चल सकता था जब टाइटैनिक का मलबा मिल पाता। पर अटलांटिक ओशन ने टाइटैनिक को अपनी गोद में इस तरह छुपा रखा था कि उसका मलबा ढूंढने में इन्वेस्टिगेटर्स को 70 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने टाइटैनिक के मलबे को देखा तो उनके होश उड़ गए और टाइटैनिक के मलबे पर जब रिसर्च की गई तो इस बात का भी खुलासा हो गया कि आखिर ये अनसिंकेबल जहाज क्यों और कैसे डूबा। इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम जल्द ही लौटेंगे टाइटैनिक सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले।